हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको DRDO 19 का जो पेपर था उसके अंदर कंट्रोल सिस्टम के 5 से 6 क्वेश्चन जितने भी आए थे वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। डिटेल्ड सॉल्यूशन मतलब मैं आपको पूरा एंड तक समझाऊंगा कि कैसे आपने उसको सोल्व किया। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैं नंबर मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि उसके अंदर 2 पेपर होता है। आपको पता IES जैसा कन्वेंशनल पेपर होता है एग्जैक्टली। तो दोनों पेपर 1 पेपर 2 में से जहाँ से मेरे को टोटल क्वेश्चन मिले हैं ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम के, तो 5 से 6 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। वो कहते हैं इस ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर मैंने एक साइनसॉइडल इनपुट लगाई और मुझे आउटपुट ये मिली। तो बताओ WPA और WPA की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो आपको W यहाँ पे जो ओमेगा है, ओमेगा P, ठीक है, P कहाँ पे है, ये रहा, और A ये रहा, इनकी वैल्यूज़ पूछिए। तो मैं आपको पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ जो हमारे पास अवेलेबल होती है। सपोज आपके पास ये H(S) है, सपोज H(S), तो मैं S की जगह J ओमेगा पुट करूँगा, तो मैं इसको बना दूंगा H(J ओमेगा)। और आपको पता है H(J ओमेगा) का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो और उसका एंगल भी निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। H(J ओमेगा) जो भी आएगा उसका हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, उसका हम एंगल भी निकाल सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे रखूँगा ट्रांसफर फंक्शन के जैसे कि उसका कुछ मैग्नीट्यूड है, उसका कुछ एंगल है। इसको मैंने कुछ इनपुट दी, सपोज A cos ओमेगा टी प्लस थीटा, मान लो ऐसे कुछ इनपुट दी। तो इसका एक रूल होता है कि स्टडी स्टेट के अंदर जो आउटपुट आती है ना, जो आउटपुट आते हैं हमारे पास, वो क्या होती है, इसको ओमेगा नॉट, ये मैं आपको बता रहा हूँ रिकॉल जो कॉन्सेप्ट होता है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा फिर हम क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी किसी सिस्टम के ऊपर, LTI सिस्टम के ऊपर, जब भी आपके पास कोई साइनोसॉइडल इनपुट आता है ना, तो उसका आउटपुट आप डायरेक्टली बता सकते हो। कैसे, ये कहता है जब भी इस सिस्टम के आप क्या करो, इस सिस्टम का मैग्नीट्यूड निकाल लो, इस सिस्टम का एंगल निकाल लो, J ओमेगा पुट करके। ठीक है, जो भी आपको गिवन है उसमें J ओमेगा पुट करो इसको और उसका मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल लो। उसके ऊपर जब आप इनपुट देते हो ना, तो इस इनपुट साइनोसॉइडल इनपुट का जो भी एम्पलीट्यूड होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो इसके एम्पलीट्यूड के साथ। तो मैं आंसर क्या आएगा, A टाइम्स मॉड ऑफ H(J ओमेगा). ये डायरेक्ट ट्रिक होती है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड होता है कि आप मल्टीप्लाई कर दो इसके मैग्नीट्यूड के साथ और इसका जो भी एंगल है ना वो इसके फेज के अंदर ऐड कर दो। देखो पहले फेज कितना था, ये था, तो ये आंसर आ जाएगा cos ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा नॉट है, ठीक है, ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा, सॉरी प्लस थीटा, और जो भी इसका एंगल आएगा, एंगल ऑफ H(J ओमेगा). ठीक है, तो ये बन जाता है आपके पास फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन ये है कि एम्पलीट्यूड, ये जो आपने मल्टीप्लाई किया ना इसको, ये कहाँ पे करना है, ये मल्टीप्लाई करना है और मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है आपने, ओमेगा इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी रहेगी ओमेगा नॉट पे। और ये जो एंगल फाइंड आउट करोगे ना आप, जो एंगल यहाँ पे आपने ऐड किया, ये भी कहाँ पे फाइंड आउट करना है आपने, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे। इसका जो एंगल रहेगा, उस एंगल, इसकी जो फ्रिक्वेंसी रहेगी ओमेगा नॉट, वहीं पे एंगल निकालना है, उसी वैल्यू पे आपने मैग्नीट्यूड निकालना है। जो भी मैग्नीट्यूड आएगा इसको, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और जो एंगल आएगा वो यहाँ पे ऐड, प्लस आएगा तो प्लस कर देना, माइनस आएगा तो माइनस कर देना। कॉन्सेप्ट समझ में आया। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि LTI सिस्टम को जब भी आप कभी भी साइनोसॉइडल इनपुट दोगे हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन बनना है आपके पास, हमेशा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको J ओमेगा पुट करूँगा, तो आप देखोगे ये बनेगा J ओमेगा डिवाइड बाई J ओमेगा प्लस P, J ओमेगा प्लस P। तो क्या मैं यहाँ से ले सकता हूँ इसको कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ओमेगा डिवाइड बाई अंडर द रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ये तो आ गया इसका मैग्नीट्यूड। एंगल कितना आ जाएगा, एंगल, अगर मैग्नीट्यूड तो इतना आ गया, देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल कितना आएगा, ये प्लस 90 देगा, प्लस 90, और ये एंगल कितना देगा, माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई पी, tan इनवर्स ओमेगा बाई पी। ठीक है, और हम मान के चलें कि ओमेगा और पी सभी क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, उसने दिया भी उसके अंदर कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा, तो ये आ गया एंगल। अब ये वैल्यूज़ आपने कहाँ पे पुट कर, ये वैल्यूज़ आपने कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। आप देख रहे हो इसकी तो फ्रीक्वेंसी उसने ओमेगा ही, W, इसको W मान लेते हैं कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसने W ही दी है। तो जहाँ जहाँ पे ये है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जब आपने A भेजा आपको मिला कितना, 1। इसका मतलब ये हुआ कि A को आपने जब इससे मल्टीप्लाई किया होगा ना, जब आपने इसको, अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे ओमेगा, पहले एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे ओमेगा है और यहाँ पे 2 है, तो फ्रिक्वेंसी तो चेंज नहीं होती ना,
जब आप इस सिस्टम में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ओमेगा नोट दिया था, तो ओमेगा नोट ही आउटपुट में आया था। तो ओमेगा दोगे तो ओमेगा ही आएगा, 2 आया तो 2 ही इनपुट के अंदर रहेगा। तो यहाँ से W की वैल्यू में पता चल गई 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड बाय अंडर द रूट 4 प्लस पी स्क्वायर, और एंगल आ जाएगा आपके पास प्लस 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स 2/p, ये आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या, जब आपने इसको a दिया आपको मिला 1, इसका मतलब ये जो वैल्यू थी ना ये 1/a के इक्वल थी, तभी तो a को इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 1 मिला। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये a इंटू ये a का उल्टा है, समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो बात को, कि अगर a को मैंने इस नंबर से जब मल्टीप्लाई किया, इस नंबर से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, आपको 1 मिला ना। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 2a इज इक्वल टू अंडर द रूट 4 प्लस पी स्क्वायर। एक तो इसको ध्यान में रखो, ठीक है, ये समझ में आई आपको कि आपने a को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको 1 मिला, तो मैंने a को इससे मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 1 पुट कर दिया, यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो पहले इसका एंगल कितना था, इसका एंगल था -90 डिग्री, बाद में एंगल हो गया इसका -60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम ने ना इसको +30 डिग्री एंगल ऐड करके दिया, तभी तो इसमें ये 30 डिग्री ऐड करोगे तभी तो ये बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ये एंगल है ना ये 30 डिग्री के बराबर है, तो इसको 30 डिग्री के इक्वल पुट कर दो एंगल को। तो जब आप इसको 30 डिग्री के इक्वल पुट करोगे, देखो 90 माइनस समथिंग इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हुई 60 डिग्री ना। तो क्या करूँगा मैं, tan इनवर्स 2/p को 60 डिग्री पुट कर दूंगा, और तो ये बन जाएगा 2/p इज इक्वल टू √3, समझ रहे हो, tan उधर चला जाए, tan इनवर्स उधर चला गया, तो यहाँ से आपके पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये p आ जाएगा आपके पास 2/√3। जैसे आप यहाँ पे p की वैल्यू पुट करोगे आपके पास a भी आ जाएगा। तो आपको क्या क्या चाहिए था, w चाहिए था, ओमेगा w जो बोलना है वो तो 2 आ ही गया, p ये आ गया 2/√3, a निकाल दो। तो a जब मैं फाइंड आउट करूँगा, यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ a को, ठीक है। तो a कितना आएगा देखो यहाँ से, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2a बराबर, यहाँ से 2a बराबर अंडर द रूट 4 प्लस पी स्क्वायर। देखो p की वैल्यू अगर ये है तो p स्क्वायर कितना आएगा 4/3 आ जाएगा, समझ रहे हो, इसका स्क्वायर करोगे तो इसको सॉल्व कर लो। 2a इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो ये बन जाएगा 3 चौके 12 और 4 16 का √4 डिवाइड बाई √3। तो आप देख रहे हो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2/√3 आ जाएगी। इसका मतलब a और p की वैल्यू कितनी आई 2/√3 और w कितना आया 2। तो समझ में आपको क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 जो 15 मार्क्स का था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये DRDO का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम पेपर में 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आपको GSHS गिवन है, यूनिटी फीडबैक गिवन है, वो कहता है नाइक्विस्ट प्लॉट का यूज़ करके, ठीक है। क्वेश्चन है कि नाइक्विस्ट का यूज़ करके इसकी स्टेबिलिटी बताओ कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करना है और k ग्रेटर देन आपको 0 गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नाइक्विस्ट प्लॉट करेंगे, फिर वहाँ से आइडियल लगा लेंगे, ठीक है। तो नाइक्विस्ट प्लॉट के लिए स्पेशल आपको पूरे मैंने 2 वीडियोस पहले से प्रोवाइड कर रखे हैं, आप वहाँ पे देखो, ठीक है, आपको नाइक्विस्ट प्लॉट पता चल जाएगा। सबसे पहले नाइक्विस्ट प्लॉट के अंदर हम प्लॉट करते हैं पोलर प्लॉट, ठीक है। तो अगर मैं आपको फिर भी मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ, जैसे इस टाइप का कंटूर कंसिडर करते हैं हम लोग, उसमें यहाँ पे A होता है, यहाँ पे B, ये C, ये D। तो A से B पोलर प्लॉट होता है, C से D उसकी इमेज होती है। ये बाहर वाला पार्ट तब यूज़ करते हैं अगर उसका कोई पोल GSHS को कोई पोल राइट साइड में चला जाए, नहीं गया उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये वाला पार्ट तब यूज़ करते हैं जब यहाँ पे कोई ओरिजिन के ऊपर पोल हो, वो भी पोल या ज़ीरो कुछ भी हो, तो वो भी नहीं हमारे पास। इसका मतलब हम सिर्फ पोलर प्लॉट बनाएंगे और उसकी इमेज ले लेंगे। तो पहले तो इसका पोलर प्लॉट इंपॉर्टेंट है। तो पोलर प्लॉट के लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ पे S है वहाँ पे j ओमेगा पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा g ऑफ j ओमेगा, ये बन जाएगा आपके पास k डिवाइड बाय j ओमेगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पहले आप लिखो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ, k डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। एंगल कितना आ जाएगा 5, वो आ जाएगा -2 टाइम्स tan इनवर्स ओमेगा। फिर याद आपको क्या करते थे, हम करते थे ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे m निकालते थे। अगर आप 0 पे चेक करोगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी k, और एंगल कितना आ जाएगा 0 डिग्री। फिर आपने क्या किया था, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे एंगल मैग्नीट्यूड निकालना था जो 0 आ जाएगा, और एंगल आ जाएगा आपके पास कितना
180 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आ गया आपके पास और 0 से -180 डिग्री गया। अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, जब मैं ओमेगा की वैल्यू 1 पुट करूँगा, जब मैं ओमेगा की वैल्यू 1 पुट करूँगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में 1 कहीं आएगा, तो आपके पास मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड यह आएगा k/2। ठीक है, मैग्नीट्यूड आप देख रहे हो कितना आएगा, k/2 कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, और ठीक है ये आ गया आपके पास, एक सेकंड मैंने सही लिखा नहीं, हाँ ठीक है। और एंगल कितना आ जाएगा, एंगल आ जाएगा देखो -1 पुट करोगे तो एंगल आएगा -90 डिग्री। इसका मतलब ये होगा जब आप 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाओगे ना ओमेगा को, तो ये एंगल 0 से 180 की तरफ चलेगा। और इसकी ट्रिक मैं आपको वैसे बता भी चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा अलग मेथड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसका पोलर प्लॉट बनाऊंगा तो क्या बनेगा, देखो ओमेगा = 0 पे मैग्नीट्यूड के एंगल 0 डिग्री एंगल, तो के कहीं यहाँ मान लिया हमने। ठीक है, फाइनली ये कहाँ पे जा रहा है, ओमेगा = इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड 0 एंगल -180 डिग्री और -90 से गुजरते हुए यहाँ से पास होते हुए, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो इस टाइप से बन जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गई ये चीज़। ठीक है, ये जो गैप रहेगा, ये अगर k है तो ये कितना आएगा, k/2 आएगा, ये वाला गैप। हम समझ लो, आपको समझ में आ गया ये। तो ये -180 का अप्रोच करेगा। ए से भी हमने बना लिया, सी से डी इसके वो होता है, इमेज होती है ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, एग्जैक्टली बना नहीं पाया मैं, तो थोड़ा आप समझना। ठीक है, ऐसे और ऐसे ये बनेगा आपके पास नाइक्विस्ट प्लॉट। जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, कितना, -1 वाला, यहाँ पे जो होता है -1 पॉइंट। तो क्या इस नाइक्विस्ट प्लॉट ने इस -1 को इंसर्कल किया, नहीं। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आई आपके पास 0। ठीक है, n की वैल्यू आई आपके पास 0। क्या आपके पास GSHS का कोई पोल राइट साइड में गया, नहीं, राइट साइड में नहीं गया, तो P भी कितना आ गया, 0। और आपके पास कंडीशन होती है n = P - Z, तो n भी 0 P भी 0, तो Z भी कितना आ जाएगा यहाँ से, 0। इसका मतलब Z0 का मतलब क्या है कि इसका कोई भी क्लोज लूप पोल राइट साइड में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये सिस्टम हमेशा ही क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। पॉइंट समझ में आया, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे हमने नाइक्विस्ट प्लॉट से इसको सॉल्व किया हमने, और हमने बताया कि ये सिस्टम हमेशा ही स्टेबल रहेगा k > 0 के लिए। एक चीज़ देखो, आप इस क्वेश्चन को, अगर ये गेट का क्वेश्चन होता तो आप इस क्वेश्चन, और वो पूछता कि बताओ स्टेबल है कि नहीं है सब, तो आप क्या करते इसको सिंपली RH क्राइटेरिया से सॉल्व कर लेते। तो उसमें इतना टाइम मत लगाना, उसके अंदर सीधा मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाऊंगा। देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी s² + 2s + 1 + k = 0। ठीक है, अब देखो s² + 2s + k + 1 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हैं वो सारे के सारे क्या, पॉजिटिव। क्यों, ये क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि आपको k > 0 गिवन है। और आपको पता है जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कांस्टेंट जो कोफिशिएंट हैं अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, स्टेबल सिस्टम होता है। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली आइडिया लग जाता है। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, ये भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है 15 मार्क्स का 15। ठीक है, तो आपको GSHS गिवन है, ये बोला अल्फा 0 से बड़ा है। तो क्वेश्चन क्या, इसके अंदर दो पार्ट थे, एक था कि फाइंड द गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। सेकंड था फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच फेज मार्जिन = 45 डिग्री। तो 1 बाय 1 सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले मेरा काम रहेगा ओमेगा GC निकालना। तो सबसे पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि S को क्या पुट करोगे, S को पुट करोगे j ओमेगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली लिख रहे हैं, क्या आएगा बताओ। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, α² ω² + 1 और डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड की बात है सिर्फ, ω²। एंगल कितना आएगा 5, वो ये कंट्रीब्यूट करेगा -180 डिग्री ऊपर जाके। ठीक है, -180 डिग्री, और -180 या +180 की बात है। अगर आप यहाँ पे या आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो ये बनेगा -ω²। तो ठीक है, अगर ये माइनस नीचे -180 दे रहा है तो ऊपर कितना आ जाएगा, +180। आपको पता है -180 और +180 का कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये एंगल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, +tan−1 अल्फा × ओमेगा। ये एंगल बन गया और ये आपके पास मैग्नीट्यूड बन गया। तो पहला क्वेश्चन है ओमेगा GC = 1। ओमेगा GC गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होती है जहाँ पे सिस्टम का गेन 1 बनता है। तो मैं इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा, 1। तो कर दो पुट इसको। और ये किस फ्रिक्वेंसी पे होगा, ओमेगा GC पे। ओमेगा GC के ऊपर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बन जाएगा आपके पास, 1 बन जाएगा। तो इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, क्या बनेगा बताओ। देखो
इसको मैं दोनों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मैं स्क्वायर कर देता हूँ, डायरेक्टली स्क्वायर करूँगा तो क्या बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर ओमेगा जी सी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये बनेगा ओमेगा जी सी की पावर 4। समझ रहे हो, स्क्वायर करके मैं उसको उधर ले गया। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा जी सी के स्क्वायर को टी पुट कर लेंगे, ओमेगा जी सी के स्क्वायर को टी पुट कर लेंगे, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगा आपके पास। क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, देखो ये बनेगी टी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा टी, ठीक है, -1 इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं क्वाड्रेटिक सोल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। टी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, टी आ जाएगा यहाँ से अल्फ़ा, ठीक है, ये अल्फ़ा आ जाएगा, नहीं ये अल्फ़ा का स्क्वायर है, सॉरी ये अल्फ़ा का स्क्वायर है ना। देखो आपने ओमेगा जी सी के स्क्वायर को टी पुट किया तो ये बन जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा टी स्क्वायर, इसकी जगह आ गया माइनस अल्फ़ा स्क्वायर टी -1, ठीक है। तो टी कितना आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो अल्फ़ा की पावर 4 बनेगा, -4ac मतलब +4 डिवाइड बाई 2। अब एक चीज़ नोटिस करो, अल्फ़ा का स्क्वायर अल्फ़ा की पावर 4 +4, तो यार ये जो क्वांटिटी आएगी ये अल्फ़ा स्क्वायर से बड़ी आएगी कि नहीं, समझ रहे हो बात को। देखो अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ पे अल्फ़ा का स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी जो है वो अल्फ़ा स्क्वायर से बराबर आएगी, और अगर ये क्वांटिटी अल्फ़ा स्क्वायर से बराबर आएगी तो जो मैं अल्फ़ा स्क्वायर में से उससे बड़ी क्वांटिटी माइनस करूँगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना, जो टी है वो किसके बराबर है, टी वो ओमेगा जी सी का स्क्वायर है, और आपको पता है स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव वाला पोर्शन यहाँ से हट जाएगा, तो मैं लिखूँगा ओमेगा जी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अंडर द रूट अल्फ़ा की पावर 4 + 4 डिवाइड बाई 2, और आपको तो ओमेगा जी सी चाहिए तो आ जाएगी इसकी पावर, तो अगर ओमेगा जी सी निकालोगे क्या आ जाएगा, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर आ जाएगी 1/2। तो ये तो था फर्स्ट पोर्शन कि फर्स्ट पार्ट था कि ओमेगा जी से आपने निकाल लिया। सेकंड पार्ट क्या है, ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फॉर विच द फेज मार्जिन इज़ 45 डिग्री। अब क्वेश्चन ये है, आपको पता है फेज मार्जिन कहाँ पे निकलता है, फेज मार्जिन जो निकालते हैं हम लोग वो निकालते हैं ओमेगा जी सी के ऊपर। ओमेगा जी सी के ऊपर जो भी एंगल आता है ना उसके अंदर 180 डिग्री ऐड कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा फेज मार्जिन। मतलब फेज मार्जिन कैसा होता है, फेज मार्जिन इज इक्वल टू फाई एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी प्लस 180 डिग्री। तो फेज मार्जिन किसके इक्वल आ जाएगा, फाई एट ओमेगा जी सी, फाई ये रहा फाई, तो कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है, प्लस tan इनवर्स अल्फ़ा, और यहाँ पे ओमेगा की जगह ओमेगा जी सी, ठीक है, ये तो आ गया फाई प्लस 180 डिग्री, और ये क्वांटिटी आपको दे रखी है 45 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे मैं 45 डिग्री अगर पुट कर दूँगा तो देखो 180 + 180 360, तो 0 बन गया। तो सिंपली क्या बचा, tan इनवर्स अल्फ़ा ओमेगा जी सी। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अल्फ़ा ओमेगा जी सी ये 1 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स इधर आया। अब ओमेगा जी सी की वैल्यू यहाँ से पुट, अब देखो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर इंटू ओमेगा जी सी का जो स्क्वायर है वो 1 के इक्वल आएगा। अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो आपको ओमेगा जी सी का स्क्वायर, ये देखो यहाँ से इधर इसको पुट कर दो, ये ओमेगा जी सी का स्क्वायर डायरेक्टली हमें पता है, नेगेटिव वाला नहीं पॉजिटिव वाला, सिर्फ वो ओमेगा जी सी का स्क्वायर है, तो उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो जब मैं उसको यहाँ पे पुट करूँगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू ओमेगा जी सी का स्क्वायर कितना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अंडर द रूट अल्फ़ा रेज़ टू द पावर 4 + 4, ठीक है, डिवाइड बाय 2, यह आ गया इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से फाइनली हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे, इसको थोड़ा सॉल्व करना है बस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को उधर ले जाता हूँ और स्क्वायर कर देता हूँ। जब मैं 2 को उधर लेके जाऊँगा, पहले एक काम करते हैं, इसको ऐसे सोल्व करते हैं। देखो अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर क्या बन जाएगा, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अंडर द रूट अल्फ़ा की पावर 4 + 4 इज इक्वल टू, इस 2 को उधर ले जाओ। अब अल्फ़ा स्क्वायर को मैं, अल्फ़ा की पावर 4 को मैं इधर ले आया, इसको यहाँ से उधर ले गया, फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्या बनेगा, अल्फ़ा की पावर 4 अंडर द रूट, नहीं जब आप स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फ़ा रेज़ टू द पावर 4 + 4
इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा रेज टू द पावर 4 का स्क्वायर। अब आप क्या करो, अल्फा रेज टू द पावर 4 को टी पुट कर दो यहाँ से, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अल्फा रेज टू द पावर 4 को टी मान लूँ, तो क्या बनेगा देखो, टी इंटू टी प्लस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इधर से यहाँ से जब आप सोल्व करोगे, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t इज इक्वल टू 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t। तो आप देख रहे हो यहाँ से टी स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बना, ठीक है, यहाँ से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, ये देखो, इसको इधर ले आओ, ये बन गया 8t, ठीक है। अगर मैं इसको इधर ले आऊँगा 8t इज इक्वल टू 4, तो t कितना आ जाएगा 1/2। अब अगर आप ध्यान से देखो, t था किसके इक्वल, t था अल्फ़ा की पावर 4 के बराबर था, तो आ जाएगा 1/2, तो ये आ गया 0.5। और अब आप अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 0.5 की पावर 1/4, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेटर से आराम से क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपको जो वैल्यू है यहाँ से अल्फ़ा की मिल जाएगी। हो सकता है बीच में भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो सकता है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली हमने सॉल्व कैसे करना और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है बीच में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, कोई बड़ा इशू नहीं है, बट यहाँ से अगर आप 0.5 की पावर 1/4 सॉल्व करोगे, या फिर आप 0.5 का रूट कर लो, फिर एक बार और रूट कर लो, तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन थे आपके पास जो विद इन 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नाइक्विस्ट से रिलेटेड जो भी था, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO का, ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेम आपको GSHS गिवन है और यूनिटी फीडबैक गिवन है, कहता k ग्रेटर देन 0 t ग्रेटर देन 0 है, तो वो पूछ रहा है रेंज ऑफ k, आगे लिखा हुआ था बाय यूजिंग RH क्राइटेरिया फाइंड द रेंज ऑफ k इन टर्म्स ऑफ t फॉर विच सिस्टम इज स्टेबल, ताकि ये सिस्टम क्या रहे, स्टेबल रहे। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, पहले आप खुद इसको ट्राई करना। तो RH क्राइटेरिया के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करोगे तो क्या बनेगी बताओ, वो बनती है 1 प्लस GSHS इज इक्वल टू 0, ठीक है, GSHS इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस GSHS इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो पहले तो ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। देखो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ s को मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर, तो ये बन जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा ऐसे, फिर इस s को नीचे ले आओ, समझ रहे हो, इस s को नीचे ले आओ, तो ये बन गया, यहाँ पे बन गया s का स्क्वायर, s प्लस 2, ये ऐसे बन गया। तो जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो क्या बनेगी बताओ, तो ये प्लस ये ना, तो ये बन जाएगा s रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस ks प्लस kt इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को RH क्राइटेरिया से सॉल्व कर लेते हैं हम इजीली। क्या करेंगे, देखो टेबल बनाएंगे RH क्राइटेरिया वाला, s की पावर 4 s का क्यूब, तो s की पावर 4 कितना आएगा बताओ, ये आएगा 1, उसके साथ क्या आएगा 6, फिर नेक्स्ट क्या आएगा kt, क्यूब में क्या क्या आएंगे बताओ 5, ठीक है, फिर आ जाएगा k और फिर आ जाएगा 0। तो आप बता सकते हो s स्क्वायर कितना आएगा, s स्क्वायर देखो s स्क्वायर आएगा 30 माइनस k डिवाइड बाई 5, ये कितना आ जाएगा kt। s की पावर 1 ये कितना आएगा, s की पावर 1, तो ये आएगा दिस इंटू दिस, ठीक है, मतलब 30 माइनस k डिवाइड बाई 5 इंटू k माइनस 5kt डिवाइड बाई दिस, 30 माइनस k डिवाइड बाई 5 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, और इसके सामने जो कंपोनेंट है वो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ से 0 आ जाएगा। और फाइनली s की पावर 0 पे आपको क्या मिलेगा, kt मिल जाएगा। s की पावर 0 पे आपको क्या मिल जाएगा, kt मिल जाएगा। तो हमें पता है RH क्राइटेरिया के अंदर जब सिस्टम को स्टेबल करना होता है तो उसके फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट होते हैं उनका सभी का साइन सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्वांटिटी भी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो मैं क्या लिखूँगा 30 माइनस k डिवाइड बाई 5 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से 30 की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन k, तो इसका मतलब 30 ग्रेटर देन के मतलब k लेस देन 30। एक कंडीशन आ गई है, ये कंडीशन आ गई। दूसरी देखो यहाँ से देखो आपने क्या किया, इसको तो 0 से बड़ा पुट कर ही दिया इसको,
जीरो पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव बाय पॉजिटिव ही ग्रेटर देन जीरो आएगा ना, तो इसका मतलब ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, मैं लिख सकता हूँ 30 माइनस के डिवाइड बाई 5 इंटू के माइनस 5kt, ये भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से आप कंडीशन निकाल सकते हो, देखो यहाँ से क्या आएगा, 30 माइनस के डिवाइड बाई 5 इंटू के ग्रेटर देन 5kt, और आपको पता है k ग्रेटर देन जीरो है, तो आप दोनों साइड से क्या कर सकते हो, k को कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ से k हट जाएगा और यहाँ से k हट जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या बनेगा, देखो यहाँ से बनेगा ये क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ से जो कंडीशन बनेगी होगी 30 माइनस के ग्रेटर देन 25t। तो अगर आप k की वैल्यू निकालोगे तो इसको इधर ले आओ, तो कितना आ जाएगा, 30 माइनस 25t। ठीक है, ये इधर आ गया, शुड बी ग्रेटर देन k। तो इस तरीके से आपको k की रेंज मिल गई, k की दो वैल्यूज़ मिल गई, k की वैल्यू 30 से कम होनी चाहिए और k की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये वैल्यू 0 से t ग्रेटर देन 0 था, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ k 30 से कम होना चाहिए, तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे 30 है, एक आंसर आ रहा है मेरा कि k 30 से कम होना चाहिए, ये पीछे की तरफ आ गया, और 0 से बड़ा, क्योंकि ये तो आपको दे रखा है, तो आपको गिवन है ना, तो मान लो यहाँ 0 है 30, ये आ गई पहली कंडीशन कि 30 से कम लेकिन 0 से ज़्यादा। इसको देखो, ये वैल्यू 30 से, क्योंकि अगर ये t अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये कहीं ना कहीं ये वाला अमाउंट t 30 से कम आएगा, यहाँ कहीं आएगा कहीं, ठीक है, तो उससे कम। तो इसका मतलब आपके पास जो कॉमन एरिया आएगा वो ये आएगा ना, कॉमन एरिया क्या बनेगा, k की वैल्यू 0 से ज़्यादा लेकिन इससे कम। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आने वाला हो क्या आएगा, k ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 30 माइनस 25t। तो ये k की रेंज रहेगी जिसके लिए सिस्टम क्या रहेगा आपके पास, स्टेबल रहेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 रूट लोकस से रिलेटेड है। उसने बोला कोई सिस्टम है जिसके आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, और तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कहते हैं जब इसका रूट लोकस प्लॉट करोगे तो उसके अंदर एक वर्ड आएगा सेंट्रोइड, एक चीज़ आएगी एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, ब्रेक अवे पॉइंट्स आएंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर तो ये पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k एट नॉन जीरो ब्रेक अवे पॉइंट। जो ब्रेक अवे पॉइंट आपके पास आएंगे उनमें से जो नॉन जीरो ब्रेक अवे पॉइंट होएगा वहाँ पे k की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ये क्वेश्चन थे, और नीचे लिखा हुआ था नो नीड टू प्लॉट रूट लोकस, मतलब रूट लोकस प्लॉट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता है रूट लोकस के लिए हमें GSHS चाहिए होता है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, हम इसको मॉडिफाई करेंगे थोड़ा। कैसे लिखूंगा मैं इसको, देखो मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस, आपको पता है ना k के साथ वाला जो होता है ना उसको ऊपर रख के बाकी को नीचे डिवाइड कर लेते होते हैं हम लोग। ये आपने किया भी होगा जब आपने रूट लोकस किया था, ठीक है। ये ऐसे देखो, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, स्क्वायर प्लस 9 ऐसे इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये कंपोनेंट क्या बना, ये कंपोनेंट बन गया आपके पास GSHS, जो हमें रूट लोकस के लिए चाहिए होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से GSHS कितना आ जाएगा आपके पास, GSHS आ जाएगा k इंटू एस प्लस 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचा s प्लस 9, तो ये बन गया GSHS। तो 1 बाय 1 जो चीज़ें उसने पूछे ना वो सॉल्व कर दो, ठीक है। कोई इसके अंदर दिमाग नहीं लगाना कि कोई आएगी कि नहीं, पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि वो नहीं तो लिखता कि पॉसिबल है या नहीं है, जो भी है। सेंट्रोइड सबसे, चलो इसका पोल जीरो प्लॉट तो बना ही लेते हैं एक बार, क्योंकि उसकी हमें हेल्प हो सकती है, ज़रूरत पड़ सकती है, सॉरी। जैसे यहाँ पे 2 पोल हैं, ठीक है, 2 पोल आ गए, s इज इक्वल टू -1 पे एक 0 है, यहाँ पे एक 0 आ गई -1 पे, और s इज इक्वल टू -9 पे क्या है, एक पोल है, ठीक है। ये मैंने प्लॉट कर दिया पोल जीरो डायग्राम। अच्छा, अभी सबसे पहले अगर आप सेंट्रोइड की बात करते हो, सेंट्रोइड को अगर मैं सिग्मा लिखता हूँ तो सिग्मा की वैल्यू आपको पता है, ये क्या होती है, रियल पार्ट्स ऑफ जितने भी पोल्स हैं उनके रियल पार्ट का सम। देखो इसका रियल पार्ट एक ये पोल है, इनका तो रियल पार्ट 0 है, इसका कितना है -9, इसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग क्या, जो आपके पास जीरोज होते हैं ना उनका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कितना है -1, और इसको डिवाइड करते हैं पोल -0 से। कितने पोल हैं, 3 पोल हैं, 0 कितने हैं, 1, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -4, ठीक है। तो इस पॉइंट को कैसे लिखोगे आप, -4 प्लस 0j, ठीक है, -4 प्लस 0j ऐसे लिखोगे। सेंट्रोइड की वैल्यू आ गई। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं 2q प्लस -1, ये आपकी मर्जी है, +1 करना है -1 करना है, ठीक है, इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई p - z,
डिवाइड बाई पी माइनस। मैंने आपको ये जब रूट लोकस की वीडियो बताई तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको सोल्व किया करो, इसको सोल्व किया करो और उसके ओड मल्टीपल लेने होते हैं। जैसे आप 180 डिग्री, अब देखो पोल माइनस 0 करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री के ओड मल्टीपल क्या क्या होता है, एक तो 90 डिग्री होता है, उसके अगला 270 डिग्री, उससे अगला, अब जब नेक्स्ट करोगे तो वापस 90 आ जाएगा, तो सिर्फ दो ही एसिम्प्टोट आपके पास आएंगे। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट क्या गया है, 90 डिग्री और 270 डिग्री। फाइनली आपके पास पूछा गया, नहीं फाइनली नहीं, इससे पहले एक और चीज़ है, ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ब्रेक अवे पॉइंट के लिए हमें पता है डी के बाई डी एस इज इक्वल टू 0, डी के बाई डी एस इज इक्वल टू 0, ये होता है ब्रेक अवे पॉइंट का रूल। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से के की वैल्यू निकालूँ, के की वैल्यू तो कितनी आएगी, के की वैल्यू देखो वो आएगी आपके पास माइनस के की वैल्यू, चलो पहले के निकाल लेते हैं, आ जाएगा माइनस एस क्यूब माइनस 9s स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस 1, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस डी के बाई डी एस को 0 के इक्वल पुट कर दूँगा, तो माइनस डी के बाई डी एस, माइनस इसलिए कि ये वाला माइनस उधर चला गया, कितना आ जाएगा देखो एस प्लस 1 एज इट इज़, इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 3s स्क्वायर प्लस 18s माइनस ये कंपोनेंट एज इट इज़, और नीचे वाले की डिफ्रेंशिएशन बनेगी 1, तो इज इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर भी आएगा, बट उसको कोई फर्क नहीं है क्योंकि हमें तो न्यूमिनेटर को ही 0 करना होता है। तो अब हमारे पास फाइनली ये बन गया, इसको सोल्व करो, देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3s क्यूब प्लस, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, इतना आ जाएगा 3s क्यूब, ठीक है, प्लस 18s स्क्वायर प्लस 3s स्क्वायर प्लस 18s, ठीक है, माइनस एस क्यूब माइनस 9s स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो क्या क्या बचा है यहाँ से, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो देखो ये बच गया 2s क्यूब 18 3 21 में से 9 गए, प्लस 12s स्क्वायर प्लस 18s इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर जब सॉल्व करोगे 2s कॉमन ले लो सारे में से, तो ये बन जाएगा 2s टाइम्स, ये बन जाएगा s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक को जब आप देखना, ये दिख रहा है ना सिस्टम के अंदर, हाँ ठीक है। जब आप इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक तो 0 आएगी, यहाँ से दो वैल्यूज यहाँ से आएंगी, क्या -3 और -3, क्योंकि ये देखो s प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो आपके पास जो ब्रेक अवे पॉइंट्स आए वो क्या क्या बने हमारे पास, जो मतलब मैथमेटिकली जो हो रहे हैं वो एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं उसका हमें कोई लेना देना, उसने सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए बोले, ठीक है। तो जीरो पे बट उसने बोला चलो ये तो ब्रेक अवे पॉइंट आ गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एट नॉन जीरो ब्रेक अवे पॉइंट। नॉन जीरो ब्रेक अवे पॉइंट क्या है, -3, तो -3 कहीं यहाँ पे होएगा, इस पॉइंट के ऊपर आपको के की वैल्यू पूछी गई है। और हमें पता है मैथमेटिकली हमने एक ट्रिक पढ़ी थी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, उस पॉइंट का ना सभी पोल से डिस्टेंस देखो, इस -3 के कहाँ पोल कौन कौन से, ये पोल हैं 2, एक ये, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आएगा, तो के की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, 3, यहाँ से जो डिस्टेंस है दूसरे का भी 3 है, इससे कितना डिस्टेंस है 6, डिवाइड बाय 0 से डिस्टेंस, 0 कितनी ये, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है इसका 2। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, ये कितना आएगा 6 3 18 3 54 बटे 2 27, तो के की वैल्यू आ जाएगी 27, कहाँ पे, नॉन जीरो ब्रेक अवे पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास जो हमने सॉल्व किया अभी, रूट लोकस से रिलेटेड था। अभी फाइनली एक क्वेश्चन हो रहा है, मैक्स टोटल 6 क्वेश्चन आए थे कंट्रोल सिस्टम से, ठीक है। तो फाइनली वो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो आपके पास फाइनल क्वेश्चन है जो DRDO में पूछा गया है कंट्रोल सिस्टम से। ऐसा आपको सिस्टम बना के दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है। तो आपसे फाइनली पूछा गया कि YS बाई RS R निकालो और KP और KD की वैल्यू बताओ अगर इस ट्रांसफर फंक्शन के अंदर जो जीटा सिस्टम के अंदर जीटा 0.707 है और ओमेगा n इतना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो आपको पता है स्टेट स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ से अगर इसको लिखना चाहूँ तो x1t, ठीक है, x1t और x2t, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, ऐसे इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 0 1, ठीक है, 0 1 और -100, ठीक है, -100, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, x1t x2t, ठीक है। स्टेट स्पेस में आपने पढ़ा है कि इसको कैसे लिखते हैं, प्लस 0 और 100
इंटू आर ऑफ टी। आर ऑफ टी उसने क्या बोला है, आर ऑफ टी आपके पास क्या है, इनपुट है, ठीक है, इनपुट सिग्नल है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, इन दो इक्वेशंस को। देखो इन दो इक्वेशंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आपको, और यहाँ से देखो वाई ऑफ टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 1 0, और यहाँ पे लिख लूँगा x1t और x2t। तो आपको क्लियरली अगर आप कंपेयर करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ये बनी ए मैट्रिक्स, ये बनी आपके पास ए मैट्रिक्स, ये बने आपके पास बी मैट्रिक्स, और ये बने आपके पास सी मैट्रिक्स, ठीक है। ए बी सी तीनों मैट्रिक्स आपको गिवन है। तो आप क्या कर सकते हो, ए बी सी अगर हमें तीनों मैट्रिक्स गिवन है तो हमें पता है इस सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, इस सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, हमें उसके डायरेक्ट फार्मूला याद है, ठीक है। तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन मतलब वाई ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस, ठीक है। ये क्या होता है, सी ए इनवर्स बी, ठीक है, सी इंटू एस आई माइनस ए का इन्वर्स इंटू बी। ये आपके पास सी मैट्रिक्स है, ये एस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए आपको पता है ये ए मैट्रिक्स है, ये वाली ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। और इंटू बी, बी ये रही, ये बी मैट्रिक्स है, और ये सी मैट्रिक्स है 1,0। तो आप इनको यहाँ पे पुट करके आराम से क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, एस आई माइनस ए का इन्वर्स निकालना। तो सबसे पहले मैं एस आई माइनस ए मैट्रिक्स ही निकाल लेता हूँ। तो जब आप एस आई माइनस ए मैट्रिक्स निकालोगे, देखना ये क्या बनेगा, एस, ठीक है, ये बनेगा एस, और ये बनेगा -1, ठीक है, ये बनेगा एस प्लस 100, और ये वाला कंपोनेंट बनेगा 100, ठीक है। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, हो सकता है मिस्टेक, बट आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स आपको गिवन थी, मैंने एस आई माइनस ए निकाला। तो जब मैं एस में से, देखो एस आई माइनस ए मतलब ये वाले कंपोनेंट एस एस रहेंगे, तो आप इसको माइनस करोगे 0, इसको माइनस करो एस प्लस 100, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इस मैट्रिक्स का आपको निकालना है इन्वर्स, और 2/2 का डायरेक्ट मेथड होता है, एस आई माइनस ए का इन्वर्स क्या आ जाएगा डायरेक्ट, बताओ। हमें पता है, हम क्या करते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, एस स्क्वेयर प्लस 100 एस, ठीक है, प्लस 100, ये बन गया इसका क्या, डिटर्मिनेंट, इनटू, मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ आपको, इसकी उसका 2/2 की मैट्रिक्स, इनको एक्सचेंज कर दो और इनके साइन चेंज कर दो, और बाहर क्या करो, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। तो ये जो होता है ना आपके पास, ये जो ट्रिक होती है, ये डायरेक्ट इन्वर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये तो हमारे पास सिर्फ इतना पार्ट आया, अब इसको b से मल्टीप्लाई करो और इधर c से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा। चलो मैं b से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ b, इसके साथ b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 100 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखना क्या आएगा, ये बन जाएगा 1। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 100 s प्लस 100, ठीक है जी, प्लस 100। एक सेकेंड, इसके अंदर KP और वो सब भी तो थे, वो हमने मिस कर दिए क्या, अरे यार सॉरी, यहाँ पे क्या था, इधर यहाँ पे था KP और ये था KD, ठीक है, यहाँ पे था KP, यहाँ पे था KD। तो KP KD जब आएंगे तो ये कितना बनेगा, देखो ये गलती हो गई यार हमसे, ठीक है, यहाँ पे 100 KP बनेगा, और यहाँ पे ये 100 KD आएगा, यहाँ पे ये 100 KD आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसका जब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कितना आएगा, एस स्क्वायर प्लस 100s इंटू KD और प्लस 100 KP, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहने वाला, इसको एक्सचेंज करोगे तो क्या बनेगा, 100 KD, और यहाँ पे ऐसा आ गया, ये आ गया, यहाँ पे KP आ जाएगा, ठीक है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, बच गए हम लोग। और ठीक है, गलती हो गई थी, यहाँ पे क्या बनेगा, एस स्क्वायर प्लस 100s KD प्लस 100 KP, ठीक है, इनटू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या आएगा, ये इंटू ये कितना आ गया, 100 आ गया। फिर आप इसको इससे करोगे तो कितना आएगा, जब आपने इसको इससे किया, अब देखो 100, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100s, ठीक है, ये आ गया। ये तो था सिर्फ b से मल्टीप्लाई करने के बाद। अभी आप क्या करोगे, इसको c से और मल्टीप्लाई करोगे, c कितना है 1,0। तो यहाँ पे जब मैं इसको 1,0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखोगे 1 से सिर्फ 100 आएगा, इससे ये नहीं आएगा। तो ओवरऑल जो ट्रांसफ़र फंक्शन बनने वाला है, जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन कितना बनेगा, ये बनेगा 100,
ठीक है, 100 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 100s kd प्लस 100 kp। अभी भी हो सकता है कि बीच में शायद मैंने कुछ मिसप्लेस, जैसे यहाँ पे गलती होगी तो हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट यही है। तो आप याद हो आगे आपके पास ट्रांसफर फंक्शन। अब सेकंड क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ kp एंड kd सो दैट ओमेगा n इज इक्वल टू 10। आपको पता है अगर ओमेगा n 10 है, अगर ओमेगा n 10 है तो ये कंपोनेंट 100 के बराबर होना चाहिए। कंपेयर करो, अगर आप कंपेयर करो इसको, देखो इसके साथ 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अगर 100 है, ये 100 kp है, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ kp की वैल्यू 1 है? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो kp कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया। दूसरी चीज़ आपके पास क्या है कि 100 kd, यहाँ से अगर आप कंपेयर करो, देखो 100 इंटू kd, ये वैल्यू किसके इक्वल है? 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, ये आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये आ गया 100 kd 2 जीटा ओमेगा एन। आपको जीटा भी गिवन है, ओमेगा एन भी गिवन है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो? kd निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, तो फाइनली ये सारे क्वेश्चन थे आपके पास जो DRDO के अंदर पूछे गए थे। थैंक यू, आपने पूरी वीडियो देखी अगर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप शेयर कर देना इसको, ठीक है, मैक्सिमम लोगों के साथ, ताकि जो अभी जो DRDO एग्जाम आने वाला, ताकि लोगों को हेल्प होए, उनको आइडिया लगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू। और शेयर कर देना और लाइक जरूर कर देना यार वीडियो को, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है, एक मोटिवेशन मिलती है जब आप वीडियो को लाइक करते हो, तो एक मोटिवेशन फैक्टर रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।